क्या जम्मू कश्मीर के दोनों पावर हाउसेस लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच कन्फ्रंट्रेशन यानी कि तल्खी बढ़ने लगी है? और इसका कारण है हाल ही में 48 JKAS ऑफिसर्स की ट्रांसफर होना। आज कश्मीर में एक बैठक होती है, द रूलिंग कोalition मीटिंग, जिसमें 46 MLAs पार्टिसिपेट करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कुछ इंडिपेंडेंट भी। और वहां यह फैसला लिया जाता है कि जो चीफ मिनिस्टर कहेंगे हम उसके साथ हैं। अब क्या उमर अब्दुल्ला अपनी इस तल्खी को आगे बढ़ाएंगे या फिर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? बहुत जरूरी है इस पर विचार विमर्श करना। तो आज का विचार विमर्श इसी पर। मेरे साथ मेरे दो सीनियर सहयोगी अहमद अली फयाज साहब और पवन शर्मा जी। तो पहले फयाज साहब के पास। फयाज साहब, आज जो श्रीनगर में बैठक हुई है, पहले उसके बारे में बताइए कि उसमें निकल करके आया। हम नवरात्र के अंत पे आ रहे हैं और शायद परसों हमारा प्रोग्राम नहीं होगा। हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दे देंगे रामनवमी की मुबारक, और उसके बाद जो हमारा आज विषय है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जो रूलिंग कोalition की आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हुई। नॉर्मली ये नहीं होती है, जब लेजिस्लेचर का इजलास चलता है, अचानक तौर पे इसको यहाँ पे मुनक्किद किया गया। इसका आयोजन किया गया डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी की श्रीनगर रेजिडेंस पे, जहां हमारी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन सारे, जैसे कि आपने बताया, 46 MLAs वहां पे थे, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स। इसमें कुछ लोग ही नहीं थे, जैसे मोहम्मद सत्तार गामी जो इनके सहयोगी हैं, वो वहां पे नहीं थे किसी वजह से। लेकिन जो भी वहां पे थे और जो लोग वहां पे बोले, उनने सर्वसम्मति के साथ ये करारदाद पास की कि एक तो ये कि जो वक्फ का बिल जो पास हुआ है परसों असेंबली में, इसमें पार्लियामेंट में, उसके बाद लोकसभा में, और उसके बाद कल रात को राज्यसभा में, इसको लेकर के इन्होंने कहा कि ये एक मुसलमानों के मामला में मुदाखलत भेजा है, ये दीन में मुदाखलत है। वो जो उन्होंने अपोजिशन इसकी की है पिछले कई दिनों से, वही उन्होंने इस पर दोहराई। उन्होंने कहा ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये उन्होंने कहा कि इस पे हम असेंबली में भी बात करेंगे। तो इससे साफ जाहिर है कि इसको एक एडजर्नमेंट मोशन के तौर पे लाएंगे। जो ही परसों 7 तारीख को असेंबली यहाँ फिर से रिज्यूम हो जाएगी इसकी प्रोसीडिंग्स, तो वहां पे सरकार की तरफ से ही एक एडजर्नमेंट मोशन लाया गया और उसको ज़ेर बहस लाया जाएगा। हालांकि ये रवायत नहीं है कि जो पार्लियामेंट ने बिल पास किया होगा इस पे असेंबली को कोई हक है, लेकिन ये लोग अपनी अपोजिशन वहां रजिस्टर करेंगे, क्योंकि जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको ये नहीं लगना चाहिए इस बारे में खामोश है। ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें बात थी, इस पे कई मेंबरान बोले, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वाइस प्रेसिडेंट है और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने शुरुआत की इसकी। बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले, और इसके अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, सीनियर लोग, अली मोहम्मद सागर, उनके फर्जंद सलमान सागर, अब्दुल मजीद लारमी, फारूक अहमद शाह, नजीर अहमद गुरेजी, सैफुद्दीन भट्ट, ये सारे लोग इस पे बोले, जावेद हसन बेग। और इसके अलावा जो कांग्रेस के 3 वहां पे MLAs थे, निजामुद्दीन भट्ट, इफ्तिखार अहमद, और जो संग्राम क्रेरी से, वागोरा क्रेरी से जो MLA हैं, इरफान हफीज लोन, वो भी वहां पे बोले, और सब एक ही आवाज में बोले दोनों चीजों को लेकर के। एक जो हमने बताया दिया वक्फ का अमेंडमेंट बिल है, इसके खिलाफ ये बोले। दूसरा, जो हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो तबादले जारी किए हैं 46 ऑफिसर्स के, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स के, तो उनके कहने के मुताबिक ये एक ट्रेसपास है, ये एक इंट्रूजन है उन इख्तियारात में जो जम्मू कश्मीर की मुंतखब सरकार के पास है, यानी कि चीफ मिनिस्टर के पास है, एज मिनिस्टर इन चार्ज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। इस पे उन्होंने, सब लोगों ने कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इस पे असर्ट करना चाहिए, और उन्होंने लास्ट में चीफ मिनिस्टर को ये इख्तियार दे दिया कि जो आपको इस बारे में ठीक लगेगा आप वो डिसीजन ले लें, और हम सब लोग इसमें आपके साथ हैं यूनानिमसली। और इन्होंने, ऐसा लग रहा है कि इस पर भी ये शायद असेंबली में बात करेंगे। और जो खासतौर से जो उमर अब्दुल्ला की अपनी स्पीच है, जो हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन जो शुरका वहां पे मीटिंग में थे उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसने कहा कि मैं पहले ही दिन से ये नहीं चाह रहा हूं कि कोई कन्फ्रंटेशन रहे मरकजी सरकार के साथ या राजभवन के साथ, लेकिन अब ये तो मुदाखलत कर रहे हैं हमारे मतलब इख्तियारात में, और ये अपने तौर पे ले रहे हैं, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है इन तबादलों को लेकर। ये सारी चीज उन्होंने बताई है, और ये बताया है कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। एक MLA ने कहा कि उन्होंने ये शेर भी कहा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जग में, वो तिफल क्या गिरे
जो घुटनों के बल चले। इससे ये लग रहा है कि एक जज्बाती कैफियत वहां पे है। और इसको लेकर के ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वन साइडेड रहेगा अगर हम ये बात नहीं बोलेंगे। इसको लेकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मीडिया से बात की है अभी थोड़ी देर पहले, और उन्होंने ये बताया है कि जो मैंने किया है वो कानून के दायरे के अंदर है, रूल्स के अंदर है। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है 2019 के अगस्त में, और उसके बाद जो रूल्स बने हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, मैंने उनके मुताबिक ही काम किया है। उनका कंटेंशन ये है कि जो ऑफिसर्स हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, चाहे वो तहसीलदार है और एसडीएम है, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू है, एंड एडिशनल डीसीज, बाकी लोग नहीं, एससीडीज जैसे एडीडीसीज वो नहीं। उन्होंने कहा, ये बताया है कि ये जो लोग हैं, उन्होंने ऐसे अल्फाज में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इनका इंटरप्रिटेशन है वो यही है कि चूंकि ये लोग मैजिस्ट्रेट्स भी होते हैं, इनके पास मैजिस्ट्रियल पावर्स होते हैं, यानी कि इनके पास लॉ एंड ऑर्डर भी होता है, यानी कि पुलिस से रिलेटेड है। क्योंकि पुलिस का विभाग जो है, ये होम डिपार्टमेंट, ये पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, इसलिए वो उनका ये इस बारे में ये दलील है कि इनके तबादले हम करेंगे। दूसरी साइड से चीफ मिनिस्टर और उनके जो दूसरे रुख्ता है, काबीना और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनके सारे एमएलए, उनका ये कहना है नहीं, जो ये मैजिस्ट्रेट्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनको इख्तियार दिए जाते हैं मैजिस्ट्रेट के किसी जगह पे। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इप्सो फैक्टो ये सारे के सारे लोग तहसीलदार जो जहां पे भी है वो मैजिस्ट्रेट है और उनके साथ पुलिस है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके कहने के मुताबिक ये इख्तियार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये इख्तियार जारी कर सकता है चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल के तहत, न कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के तहत। पवन जी, बहुत विस्तार से फयाज साहब ने ये बताया कि चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कहा, दोनों के ही बयान आपके सामने हैं। क्या पवन जी कन्फ्रंट्रेशन बढ़ेगी, जो मेरा जहां से मैंने शुरुआत की, क्या तलखी दोनों के बीच में बढ़ेगी अब? देखो दीपक, इसमें एक चीज क्लियर है कि जहां एक तरफ एलजी मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया, वो अपनी लिमिट्स जानते हैं, अपनी लिमिट्स में रहकर ही जो भी फैसले किए हैं वो लिए हैं। क्या वो लिमिट्स जो 2019 का जम्मू कश्मीर का जो एक्ट है जो नया बना, क्या उसको सीएम ने पढ़ा है? अगर सीएम ने पढ़ा है तो ये मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उनको नॉलेज है कि अगर ऐसा है, अगर दोनों तरफ से अगर ये सही बात है, तो ये मीटिंग तो कोई मायने नहीं रखती। फिर आप ट्रांसफर करिए, कुछ भी करिए, जो एक्ट में है वो है। सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है पावर को लेकर। यही कारण है कि इन ट्रांसफर्स के बाद अचानक मीटिंग कॉल होती है। पुलिस को लेकर ट्रांसफर हुई, कोई कॉल नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हुई तो कॉल हो गई। इट मीन्स कि उमर अब्दुल्ला ने और उसकी टीम ने भी इस एक्ट को पूरी तरह से पढ़ा हुआ है। उन्हें भी पता है कि बीच में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। अब कहानी ये आती है कि क्या दिल्ली के केजरीवाल की तरह जम्मू कश्मीर में स्थिति बनेगी? वो भी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिस तरीके के साथ अब बयानबाजी आज हुई है, जो तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के जहां कंसर्निंग जो उनके लोग साथ में सपोर्टिंग एमएलए हैं उनकी तरफ से जो बयानबाजी हुई है। हालांकि इसमें कांग्रेस के जी मीर और तारिक अहमद करा दिल्ली चले गए हैं, उनको काम का वो सिलसिला था, नहीं तो और थोड़ा ज्यादा माहौल वहां पर गर्म होता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बकअप जो अमेंडमेंट बिल है उसे लेकर अब आप बैठक करिए, जो भी आप डिसीजन लीजिए, वो आप बदलने वाला तो है नहीं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया है ऑलमोस्ट, वो क्लियर है और ये क्लियर है कि वो होगा ही होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो आज मीटिंग थी उसका मेन मुद्दा जो था वो यही था कि जो एलजी साहब ने इतने लोगों की स्टेट कैडर की ट्रांसफर्स की हैं, उसे लेकर उमर अब्दुल्ला और उनकी टीम गुस्से में है कि ये काम हमारा था, आपने इसको कैसे किया। बात यह है कुल मिलाकर फयाज साहब की वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, क्या वो सिर्फ बहाना था और जो रीशफल हुआ है यहां ब्यूरोक्रेसी में वही सबसे मेन पॉइंट था इस मीटिंग का? और बड़ी बातें दो हैं, एक तो ये कि बजट सेशन चल रहा है, एक तो बजट सेशन के बीच में ही ट्रांसफर्स भी होती हैं, फिर बजट सेशन के बीच में ही एनसी के चीफ विप ये मीटिंग भी कॉल करते हैं, और तीसरी चीज ये मीटिंग कब होती है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, होम मिनिस्टर के विजिट के 2 दिन पहले। तो क्या होम मिनिस्टर के आने से पहले ये बताने की कोशिश की गई कि यहां पर आप हमें अब कुछ पावर्स दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो पावर हाउस है वो तो होम मिनिस्टर ही है, क्योंकि होम मिनिस्टर के ही रिप्रेजेंटेटिव है लेफ्टिनेंट गवर्नर भी। तो फयाज साहब
कुल मिलाकर ये पॉलिटिकल इशू ज्यादा बनता जा रहा है रादर देन की कॉन्स्टिट्यूशनल इशू? मैं ज्यादातर वो ये समझ रहा हूँ, जैसे कि हमने गवर्नर्स को समझा है, इसका होम मिनिस्टर के यहाँ आने के दौरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनको कन्वे करने के लिए होम मिनिस्टर का दौरा जरूरी नहीं है, ये कम्युनिकेशन को भेज सकते हैं। आज की दुनिया में आपको मालूम है कि 1 सेकंड में ये कम्युनिकेशन पहुंच जाता है जिसको आपको भेजना होगा सरकार में, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नहीं, टाइमिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इत्तेफाक है कि होम मिनिस्टर भी इसी मौके पे आ रहे हैं। 2-4-3 चीजें, एक वक्फ बिल, दूसरा ये इसमें एक रिजेंटमेंट था, अंदर अंदर से ये फैल रहा था क्योंकि अपोजिशन भी उनको ताने दे रही थी कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप टूथलेस टाइगर्स हैं वगैरह वगैरह, जो भी वो बोल रहे थे। तो इसमें ये खामोश नहीं बैठ सकते, उनको दिखाना है कि हम इसी चीज पे हैं, हम इनके साथ बिल्कुल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ, एलजी के साथ या होम मिनिस्ट्री के साथ। तो ये था। दूसरा ये था कि इसमें जो सेशन चल रहा है, जैसे कि हमने कल भी बता दिया, 7, 8, 9, 10 तारीख को जो डिलिब्रेशंस हो रही है, इसमें 2 दिन रेजोल्यूशन आ रहे हैं प्राइवेट मेंबर्स के और 1 दिन बिल्स आ रहे हैं, 17 बिल्स प्राइवेट मेंबर्स के। रेजोल्यूशन में जैसे कि हमने बता दिया 3 रेजोल्यूशन ऐसे हैं जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड से मुतल्लिक है। तो इसमें जरूरी है कि जो मौकफ होना चाहिए अलायंस का वो क्या रहेगा, इस पर भी बेशक वहां पे बात करनी थी। अभी हमें मालूम नहीं कि वाकई इस पर बात हुई कि नहीं हुई। दूसरा जो बिल्स वहां पे थी, कई बिल्स वहां पे इंपॉर्टेंट बिल्स भी हैं, प्राइवेट मेंबर्स की बिल्स, जिसमें रिजर्वेशन को लेकर के भी उसको दुरुस्त करने का जो बिल है, प्राइवेट मेंबर का बिल, जो बिजबैरा के एमएलए की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही है, वो उनकी तरफ से आ रहा है। ऐसे कई बिल्स वहां पे है जिनको लेकर के एक इत्तेफाक राय बनाने की जरूरत थी। ये भी एक वजह है। लेकिन जैसे कि ये सारे लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं और जो तनवीर सादिक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंपॉर्टेंट वो राइट हैंड मैन है चीफ मिनिस्टर के, उन्होंने प्रेस से खिताब किया और कांग्रेस की तरफ से निजामुद्दीन भट्ट, ये इन 2 लोगों ने मीडिया के साथ बात की। तो इन्होंने सीधा ये कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, ये सीधा बता रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया है। अभी तक चीफ मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्टली इस पे कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इनके दस्तराज जो है तनवीर सादिक वगैरह, उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। तो अब ये हमें देखना है कि ये कॉलिजन कोर्स जो अब तैयार हो रहा है कि आगे तक जाएगा। अभी तक हमने कल भी दर्शकों को ये बताया कि असल में सूरत हाल ये है कि जो अभी पवन जी ने भी बताया, जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एक्ट में ये कहीं पे नहीं लिखा है कि तबादले कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये एक्ट सभी ने पढ़ा है, बेशक उमर अब्दुल्ला ने भी पढ़ा होगा। इस एक्ट के बाद रूल्स बने थे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने बनाए थे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी थी और यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी। उन रूल्स में ये लिखा है कि जो पुलिस है, जो एसीबी है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हैं, और हमें यही बताया गया है कि इसमें मतलब लॉ एंड ऑर्डर वगैरह है। तो इसकी यही इंटरप्रिटेशन लेकर के उन्होंने बताया कि जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं ये भी हमारे डोमेन में पड़ता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज वही बात बताई। अब ये देखना बाकी है कि जो इसकी इंटरप्रिटेशन आती है, क्योंकि ये प्रपोजल पॉपुलर गवर्नमेंट की तरफ से गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमारी इत्तलात के मुताबिक इसको फॉरवर्ड भी कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, मरकज में। लेकिन वहां से न इसको रिजेक्ट किया गया है न इसका अप्रूवल आया। जब तक वो अप्रूवल नहीं आता है, टेक्निकली अभी तक इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉम्पिटेंट हैं, वो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो मैंने किया है वो सही किया है। अभी ये देखना मेरा अंदाजा है, अब इसका शायद वहां से अप्रूवल आ जाएगा मरकजी सरकार की तरफ से, उसके बाद शायद चीफ मिनिस्टर ही इन लोगों का करेंगे तबादले, जो होम वगैरह के साथ वाबस्ता नहीं है, जो मरकजी जो सर्विसेज के साथ वाबस्ता नहीं है। ये मुझे लग रहा है, लेकिन अभी ये जरूरी भी नहीं है क्योंकि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी एक स्टैंड ले रहे हैं। पवन जी, सोमवार को एक छोटा सा जो सेशन अभी बचा हुआ है, बजट सेशन के एक हिस्सा, वो शुरू होगा। आपको लगता है, हालांकि होम से जुड़े हुए, लेफ्टिनेंट गवर्नर से जुड़े हुए कोई भी सवाल वहां नहीं जाएंगे असेंबली में, आपको लगता है इसको लेकर कोalition के जो सदस्य हैं वो कुछ हंगामा कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके ऊपर हंगामा होगा। और जैसा पहले आपने पूछा था कि तलखी बढ़ेगी, दोनों में तो तलखी जाहिर सी बात है अब बढ़ना शुरू हो गई है और आगे भी बढ़ेगी। दरअसल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर है, जो लोग उनके जीते हुए विधायक हैं, जो अपने एरिया में जब जाते हैं तो उन्हें भी वहां से बातें सुननी पड़ती हैं कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं। और दूसरा, पीडीपी उनको और ज्यादा प्रोवोक करती है कि आप तो पप्पट बन गए, आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो अब जो कहानी है, जो ट्रांसफर्स को लेकर मुद्दा बना है, ये असेंबली के अंदर भी हंगामा होगा। और दूसरा, आप एक चीज देख लेना कि दोनों में तलखी जो है अभी, जहां तो केंद्र सरकार इसमें दखल दे,
जिस तरह से फयाज साहब कह रहे हैं कि रिजेक्ट होके आ जाए कि जो वाला पोर्शन है कि अब इसकी होम को छोड़कर बाकी सब ट्रांसफर सीएम देखेंगे, तो कहानी वही शांत हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो तलखी भी बढ़ेगी और विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को लेकर हंगामा भी जरूर होगा। फयाज साहब, एक बड़ी चीज इसमें यह है कि जब से पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, ट्रांसफर्स तो काफी बार हुई हैं, इस बार ही ट्रांसफर्स को लेकर बवाल क्यों हुआ? ये पहले से ही था, क्योंकि ये पहली बार है यूनियन टेरिटरी यहाँ पे बनी है, इसका तजुर्बा किसी को नहीं है। अभी ये लोग बिल्कुल एक अंधेरे में आ चुके हैं, इनको मालूम नहीं है, चीफ मिनिस्टर को पता नहीं था मुझे क्या करना है, एलजी को भी पता नहीं था, क्योंकि ये तजुर्बा इनको पहली बार यहाँ पे हो रहा है। एलजी साहब तो कह रहे हैं कि मैं अपनी रेखाओं के अंदर हूँ, जो सीमाएं मेरी हैं उसके अंदर ही हूँ। वो तो सभी बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी कह रहा है ये मेरा है, लेकिन जो हमें देखना है वो ये है कि अभी तक जब से भी ये सरकार बनी है, अक्टूबर 16 से आज तक जितने भी महीने हुए हैं, इन महीनों के दौरान यहाँ पे हमारा एडवोकेट जनरल कोई नहीं है। इसमें ये सिर्फ एक ही रियासत या यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे एडवोकेट जनरल ही नहीं है। जो मिस्टर डीसी राणा थे, 7-8 साल उन्होंने काम किया, फाइनली उन्होंने एक दिन स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने इस्तीफा दे दिया था, वो एलजी साहब ने नामंजूर किया, इसलिए मैं वापस आ रहा हूं। और उसके बाद ये बताया गया कि एलजी साहब ने उसको कहा कि नहीं आप घर पे बैठें, और चीफ मिनिस्टर ने उसको कहा आप कंटिन्यू करें, क्योंकि एलजी की यहाँ पे लेफ्टिनेंट ये जो है एडवोकेट जनरल की जरूरत होती है स्टेट को, आप जारी रखें। तो लेकिन चूंकि एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट ताबे है मर्जी की एलजी की, इसमें जो ये बाकी वकीलों के बारे में नहीं है, एडवोकेट जनरल के बारे में इनको एक प्रपोजल भेजना होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और उसको मंजूर या मुस्तरद कर सकते हैं। वो अभी तक नहीं गया है, और अभी तक कोई एडवोकेट जनरल है ही नहीं जम्मू कश्मीर का। अगर कोई मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इसमें कोई जूनियर वकील जाते हैं, और ये भी शायद एक वजह है कि एक के बाद एक केस यहाँ पे हार रहे हैं कोर्ट्स में, और इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं अब कोर्ट्स के डिसीजन जो सरकार के खिलाफ जाते हैं, पहले ही नहीं होते थे। दूसरा ये था कि अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस मिस्टर विशेष महाजन है, जो एक जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं, उनको वो डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू लगाना चाहते थे, उसका ऑर्डर भी हुआ था, तो उसको उन्होंने रजिस्टर किया। उन्होंने कहा नहीं ये JKAS का ऑफिसर है, तो वो नहीं चला, तो उन्होंने बाद में इसको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लगा दिया जम्मू में। वहीं से ये शुरुआत हुई थी, ये इन दो तकर्रीरों से मुतल्लिक, और तब से ही लग रहा है कि इसमें कुछ विवाद है, कुछ इसमें मतलब अपने अपने हुकूक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बट इट इज ऑल लेफ्ट टू द इंटरप्रिटेशन। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंटरप्रिटेशन यही है कि जब तक ये रूल्स चेंज नहीं होते हैं तब तक ये मेरे हाथ में है। जो मजिस्ट्रेट्स वगैरह हैं ये होम से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए ये मेरे हाथ में है। और चीफ मिनिस्टर का कहना यह है कि इनको किसी वक्त पर मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिलते हैं, सारे के सारे खुद ब खुद ये ऑफिसर मजिस्ट्रेट नहीं है। ये कहते हैं कि इनका रैंक होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 और 2। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस इनके पीछे पीछे है, ये किसी किसी जगह पे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि मीटियोरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जैसे कि स्टेट्स का डिप्टी डायरेक्टर होता है। कई ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जिनके पास मैजिस्ट्रियल इख्तियारात एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इनके पास होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब के सब तबादले राजभवन करेगा, उनका ये इंडिया है। लेकिन अभी तक राजभवन की इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दी, वो कहते हैं ये बिल्कुल जब तक कोई इसमें चेंज नहीं आती तब तक ये हमारे हद इख्तियार में है। पवन जी, आपको लगता है कि होम मिनिस्ट्री इस पर दखल देकर मामले को सुलझाएगी या फिर ये मामला आगे और तलखी पकड़ेगा? मुझे लगता है होम मिनिस्ट्री इसमें दखल देगी। देखिए, इसकी दो वजह हैं। केंद्र सरकार भी चाहती है कि जिस तरह से सरकार चल रही है अभी वो चलती रहे, क्योंकि अपोजिशन जो है वो भाजपा की है, लेकिन जो दूसरी अपोजिशन है 3-4 लोगों की, वो इतनी मायने नहीं रखती है। तो भाजपा को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, केंद्र सरकार को भी पता है कि फिलहाल छोटी सी अपोजिशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह से काम हो रहा है वो चलने दीजिए। हाँ, स्टेट का जब दर्जे देने की बात आती है, उसे लेकर अगर इस मुद्दे को ज्यादा तूल देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े इन चीजों का, उसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थोड़ा सोचेगी और सोच समझ कर ही बात करेगी। लेकिन अगर केंद्र चाहे तो ये मामला सुलझ सकता है, खाली इख्तियार ही देने हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन का ले लीजिए, बाकी वाला तो एलजी साहब के पास तो है ही। तो बजट सेशन के चलते बीच में होती हैं ट्रांसफर को लेकर रूलिंग कॉलिशन लेता है तलखी का मूड और एक बैठक बुलाई जाती है। हालांकि ये कुल मिलाकर देखा जाए तो रूल्स के मुताबिक बजट सेशन के बीच इस तरह की बैठकें नहीं होती हैं, मगर ये बैठक बुलाई जाती है और एक फैसला लिया जाता है कि कुछ ट्रांसफर्स का इख्तियार, पावर्स चीफ मिनिस्टर
और उनकी सरकार के पास होना चाहिए। जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसी बीच एक बड़ा बयान एक राष्ट्रीय टीवी चैनल में दे देते हैं। वो कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब से आया था 2019 से, उसके बाद जो भी मेरी ताकतें, मेरी पावर्स हैं, उसकी सीमाओं में रहकर ही काम कर रहा हूं और वैसे ही करूंगा। अब देखते हैं कि होम मिनिस्ट्री इसमें कहां दखल देती है और ये मामला सुलझता है या आने वाले दिनों में और उलझता है। तो आज का विचार विमर्श इसी पर, मगर आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए ताकि समझ पाए कि जम्मू कश्मीर में दो पावर हाउस किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।